नमस्कार दोस्तों। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कंपेनियन फार्मिंग अर्थात सह फसलों की खेती का योगदान। दोस्तों, जब मुख्य फसल के साथ साथ अन्य फसलों को सह फसलों के रूप में उगाते हैं या मुख्य फसल के साथ साथ जब अन्य फसलों को उगाते हैं तो फसल उत्पादन की इस पद्धति को हम कंपेनियन फार्मिंग अथवा सह फार्मिंग कहते हैं। कभी कभी इसको सहचर फार्मिंग भी कहते हैं। इस प्रकार की खेती के कई उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों में से कुछ ये हैं। हानिकारक और लाभदायक कीटों को एक दूसरे को दोनों को आकर्षित करना फसलों के द्वारा। हानिकारक कीटों के प्रबंधन हेतु भी ये करते हैं। खेतों के सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र या माइक्रो इकोसिस्टम, जो कि कई बार फसल के ऊपर होता है, कई बार फसल के नीचे भी होता है, दोनों को लाभदायक हितैषी बनाने के लिए, किसके लिए? पेस्ट के लिए, एज वेल एज उनके जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फसलों के लिए सहायता करते हैं, उनको नेचुरल एनिमीज, जिनको जैविक नियंत्रण कारक भी कहते हैं, उनके लिए। लाभदायक एवं हानिकारक जीवों के आवासीय क्षेत्र को, हैबिटेट को उनके लिए अनुकूल बनाने में सहायक हो। खेती की भूमि पर पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बीच में या पोषक तत्वों का संतुलन बनाने में सहायक होती है। कई बार ये सह फार्मिंग जो है खरपतवार नियंत्रण में भी काम आती है। किसानों के अतिरिक्त आमदनी का भी सोर्स होती है। कुछ बड़ी फसलों को लगाते हैं सह फसलों के रूप में, जैसे ज्वार है या बाजरा है, मक्का है। इन लंबी फसलों को लगाते हैं जिन पर कई बार चिड़ियाँ बैठती हैं, तो छोटी फसलों को बचाती हैं या छोटी फसलें बच जाती हैं। गैर सीजन वाली और गैर क्षेत्र वाली फसलों को आपस में नहीं लगाना चाहिए। अब इन सह फसलों को किस हिसाब से लगाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा। एक ही फैमिली वाली कुल वाली फसलों को साथ साथ नहीं लगाते हैं। पानी की ज़रूरत के हिसाब से सह फसलों को लगाते हैं। अर्थात हो सकता है कोई फसल आपको ज़्यादा पानी वाली हो, कोई कम पानी वाली फसल है, तो इसके साथ नहीं लगाते हैं। इसी तरह से सिंचाई की सुविधा के हिसाब से फसल लगाते हैं। अर्थात कई बार ड्रिप इरिगेशन जैसी सुविधा सिस्टम के साथ ज़्यादा पानी वाली फसलों को लगा सकते हैं, कम फसलों को भी लगा सकते हैं उनके साथ में। परिपक्वता के समय के हिसाब से, यानी जो हार्वेस्टिंग के टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के हिसाब से ही फसलों को लगाते हैं। और कई बार न्यूट्रिशन बैलेंसिंग के हिसाब से, न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग के हिसाब से भी लगाया जाता है। सह फसलों के खेती के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ मक्का लगाते हैं, जिससे पत्तेदार सब्जियां बच जाती हैं। बहुत सारी थ्रिप्स वगैरह मक्के में आ जाते हैं। सुगंध वाली फसलों जैसे पुदीना, लहसुन, प्याज आदि को मुख्य फसलों के रूप में लगाना चाहिए। टमाटर के बीच में धनिया लगा देते हैं, सुगंध वाली सब फसलें।
टमाटर के बीच में गेंदा लेने से जमीन के नीचे जो निमेटोड की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। टमाटर के बीच में गेंदा लेने से जमीन के नीचे पाए जाने वाले निमेटोड का नियंत्रण होता है। लंबी फसलों के नीचे छायादार वाली फसलें को लगाया जा सकता है कई बार कुछ जगहों पर। घिया तोरी के नीचे पालक धनिया लगा सकते हैं। टमाटर व धनिया के साथ एक साथ लगाया जा सकता है। रोटी वाली फसलें यानी सीरियल फसलों के साथ दाल वाली फसलों नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये दाल वाली फसलें न्यूट्रिएंट इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। जनरली जो सीरियल क्रॉप्स हैं इनमें दाल वाली पल्सेस को कम लगाते हैं। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि वो खेती जो सह फसलों के द्वारा होती है या सह फसलों वाली फार्मिंग, कंपेनियन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में या पेस्ट मैनेजमेंट में अपना विशेष योगदान देती है। दोस्तों, आजकल इन्हीं सह फसलों को जो हमारे पूर्वज लोग लगाते रहे आपस में, पहले बहुत पहले लगाते थे, अब इसको एक नया रूप दे दिया है जिसको हम इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।